कुशलगढ़ की इस पवित्र धरती पर जहां मामा बालेश्वर का एक समर्पण और त्याग का क्षेत्र रहा है और जिस सन्यासी ने इस क्षेत्र के आदिवासी भाइयों में जिस प्रकार के शिक्षा के प्रति जो प्रेम जागृत किया है, उस धरती को मैं मामा बालेश्वर को याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं। बंधुओं, आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हो, मैं भी आपका एक क्षेत्र का उदयपुर का हूं। अपने देश में राज जो बनाया वो किसका है? वोटों का राज। वोट कौन देता है? आप सब जनता। और हम सब जो एमएलए एमपी बनते हैं वो आपकी वोट की पेटी से पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री बनता है वो भी आपकी वोट की पेटी से पैदा होता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदा होता है तो वोट की पेटी से। वसुंधरा जी अगर मुख्यमंत्री बनती है तो वोट की पेटी से। हम सबको पैदा करने वाला माई बाप कौन है? ये सामने बैठा है। हमारी उम्र कितनी है? महात्मा गांधी ने ये भी तय कर ली, जीवन भर का पट्टा नहीं दिया, केवल 5 साल का पट्टा दिया है। जो एक बार वोट की पेटी से पैदा होता है उसकी जिंदगी लिखती है कि मोट तेरी 5 साल जिंदगी है। 5 साल के बाद तुझे फिर आना पड़ेगा मेरे दरवाजे पर और मैं तुझे दोबारा चुन करके भेजूंगा तो जयपुर जाना, नहीं तो अपने गांव देरवाड़ा जाना। इतनी अच्छी व्यवस्था इस लोकतंत्र में है। फिर एक देश के मालिक तेरे से मैं पूछना चाहता हूं कि आगे इस देश की ये दुर्दशा क्यों? तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए तुम्हारे जनप्रतिनिधि इस देश को गलत दिशा में क्यों ले गए? और एक बार ले जाए तो समझ में आ सकता है मुल्क के मालिक, लेकिन 13 14 बार तेरी वोट की पेटी से हत्यारा पैदा होकर देश को बर्बाद कर रहा है तो मुल्क के मालिक तुझे जवाब तो देना पड़ेगा। हम अपनी बात रोएंगे, हम अपने आप को बहुत अच्छा बताएंगे, वो अपने आप को बहुत अच्छा बताएंगे, पर मुल्क के मालिक, हे मतदाता, थोड़ा अपने माथे पर जोर मार। अगर तुझे देश में लोकतंत्र का सुधार चाहते हो, अच्छा राज चाहते हो, स्वराज का मतलब क्या है? अच्छा राज। अच्छा राज चाहते हो तो अच्छा राज कौन लाएगा? आप लाओगे। राजस्थान की 7 करोड़ जनता लाएगी और हिंदुस्तान की 120 करोड़ जनता लाएगी। और इसलिए मैं अपनी दुकान का सामान बेचने नहीं आया, मैं आपके मन को झकझोरने आया हूं। 65 साल में से 59 साल तक 60 में एक कम अगर दिल्ली में कांग्रेस राज करती है, केवल 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी राज करता है। राजस्थान में 50-52 साल तक कांग्रेस और कांग्रेस के मुख्यमंत्री राज करते हैं। हम लोगों ने 14-15 साल तक राज किया और आज 65 साल की देश की आजादी के बाद अगर कांग्रेस ये कहती है कि राजस्थान के भूखे लोगों को मैं 1 रुपए में गेहूं दूंगी, मैं राजस्थान के जिनके पास छप्पर नहीं है, जिनके मकान की छत नहीं है, उनको 10 लाख लोगों को मकान बना के दूं। अगर उसको 65 साल के बाद ये कहना पड़ता है कि मैं मुफ्त दवाई दूंगा, मैं मुफ्त ये दूंगा, उससे पूछे ना यार, ये पाप तेरे पूर्वजों ने किया, किसने किया, जिसके कारण से आज भी पेट भरने लायक हम हिंदुस्तान में नहीं बन पाए हैं, तो ये तुम्हारी गलत नीतियां नहीं थी। अगर ये काम तुम पहले करते तो आज कम से कम मैं अपने पैरों पे तो खड़ा होता। क्या 65 साल के बाद भी मैं इतना योग्य नहीं बन सकता था कि मैं अपना पेट स्वयं भर लूं? लेकिन इन हत्यारों ने जानबूझ करके इस देश में राज अगर किया ना, तो इसको अनपढ़ और गंवार रखो, इसको गरीब और भूखा रखो, ताकि चुनाव के दिनों में आकर मैं इसको कुछ न कुछ बात काट करके अपना उल्लू सीधा करके फिर राज की कुर्सी पर जाकर बैठ जाऊंगा। यही नाटक चलता रहा और इसलिए इस बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो बोलने का जरूर गले में जो कुछ दम है तो बोल रहा हूं, पर करना तो आपको ही पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं करोगे हमारे बोलने का कोई अर्थ नहीं है। मैं केवल आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं। अगर इस 65 साल में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देते और पढ़ा देते तो कम से कम हमारे बच्चे कहीं के अच्छे काम में लग जाते।
लेकिन अगर 65 साल में कॉलेज कोई बना सकता है इस कुशलगढ़ में, तो केवल भारतीय जनता पार्टी के राज में ही यहाँ कॉलेज बन सकता है, कांग्रेस के राज में नहीं। जो बहुत बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं ना, अगर शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं तो उस समय मैं जब शिक्षा मंत्री बना था पहली बार, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र में मोटरसाइकिल पे रोज कभी न कभी आता जाता रहा हूं। जब मेरे जुम्मे शिक्षा मंत्री का काम पड़ा, मैंने भैरव सिंह जी से जाके कहा, भैरव सिंह जी, मेरा यह गरीब क्षेत्र अपने 4 बच्चे 5 बच्चों को किताबें जुलाई के महीने में नहीं दे सकता, क्योंकि इधर बावनी हो जाती है, खेत में बोने चला जाता है, बीज भी पैसे से लाता है, खाद भी पैसे से लाता है, कहीं से उधार जाता है, 1 का 3 देने का वादा करके वो सेठ से लेके आता है और उसके बाद अपनी फसल बोता है। ऐसे समय में बच्चा स्कूल से रोता हुआ आता है, मां साहब कानड़ा पकड़ते हैं, किताब दिलाओ नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बच्चा डेटों में चला जाता था। मैंने भैरव सिंह जी कहा, अगर आप वास्तव में ये अंगूठा छाप राजस्थान खत्म करना चाहते हो, आपकी मन की इच्छा है कि राजस्थान का हर बच्चा पढ़े, राजस्थान की हर बच्ची पढ़े, तो ये कम से कम किताबें राज के खजाने से छाप के दो। उन्होंने कहा, जी बात तो ठीक है। पहली बार उन्हें 1ली से 5वीं के बच्चों को और 1ली से 8वीं के बच्चों को मुफ्त किताबें अगर सरकार की तरफ से छाप के बोरियों में आपके स्कूल पहुंचाया, तो ये केवल आपके बच्चों को पढ़ने के लिए पहुंचाया, वोट देने के लिए नहीं। हम लोगों ने वोट देने के नहीं, कांग्रेस ने भी 50-55 साल तक राज किया, राजस्थान के इसी मुख्यमंत्री ने राज किया। मैं इस मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, तूने और तेरी पार्टी ने अगर 55 साल में एक बर्तन भी गरीब, एक ये जो अपना बर्तन आता बर्तन लिखने और एक पेंसिल भी तुमने दी हो, तो वो समय का नाम बताओ जब तुमने एक पेंसिल इस बच्चे को देकर पढ़ाने का प्रयास किया। और वसुंधरा जी का राज जब बीच में आया था 2003-4 से लेकर, उस समय हमने वसुंधरा जी कहा कि हमने सरकारी स्कूल के बच्चों को इतनी किताबें कॉपियां दी है, अब आप कुछ इसको आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, भाई साहब 12वीं तक के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों को किताबें राज के खजाने से छाप के देंगे। आपको आश्चर्य होगा, 65 करोड़ रुपया राज की सालाना किताब छाप करके हमने आपके बच्चों को वितरण करके आपको बच्चों को पढ़ाने का काम किया। क्या गुना होगा। हमने आपके हर रेवेन्यू विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खोला, एक ऑर्डर से। जिस दिन ऑर्डर आया होगा कुशलगढ़ में, उस दिन एक साथ 55-60-70 प्राइमरी स्कूल आए होंगे। हमने एक ऑर्डर से प्रत्येक पंचायत में कम से कम मिडिल स्कूल हो, एक साथ राजस्थान में आदेश किया और 9000 मिडिल स्कूल एक साथ खोल करके बच्चों को शिक्षा से जोड़ा। वसुंधरा जी से जब मुख्यमंत्री थी, तब मैंने पहले 8वीं तक का खोला था हर पंचायत में एक, लेकिन वसुंधरा जी के टाइम पे हमने निर्णय किया, कोई पंचायत राजस्थान की ऐसी नहीं रहे जहां 10वीं का स्कूल नहीं हो। और एक ऑर्डर से हमने 10वीं के सारी पंचायत में कम से कम एक स्कूल हर पंचायत में हो, एक ऑर्डर करके आपको दिया और सारे में स्कूल खोल दिया। मैं जब शिक्षा मंत्री था, तब हमारे यहाँ जब अध्यापक आता था, वो भरतपुर का अध्यापक आता था, अलवर का अध्यापक आता था, जयपुर का अध्यापक आकर के यहाँ नौकरी करता था, यहाँ कुशलगढ़ के गांवों में, बांसवाड़ा के गांवों में। मैंने कहा, ये क्या कारण है? कारण ये था कि हमारा बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर पड़ता है और वहाँ के बच्चे पढ़ने में थोड़ा ज्यादा तेज होता है, और जब उनकी मेरिट बनाते हैं तो मेरिट परसेंटेज में हमारा बच्चा 40-45% पे दब जाता है और वो 60 और 65 निकल जाता है, वो पहले नौकरी लग जाता है, मेरा बच्चा रह जाता है। मैंने कहा, क्या किया जाए? मैंने भैरव सिंह जी कहा कि मैं इनको अतिरिक्त नंबर जिले के देना चाहता हूँ। 15 नंबर मैंने जिले के एक्स्ट्रा दिए। अगर बांसवाड़ा जिले का ही बच्चा BSc और BEd किया होगा, तो भरतपुर से आने वाले से 15 नंबर अपने आप ऊपर हो जाएगा। उदयपुर का बच्चा भी अगर बांसवाड़ा में आएगा तो तुमसे 15 नंबर नीचे रहेगा। डूंगरपुर का बच्चा आएगा तो भी तुम्हारे से 15 नंबर नीचे रहेगा। मैंने आपको अतिरिक्त नंबर देकर के बच्चों को ऊपर उठा दिया। और मैं आज बहुत संतोष के साथ कह रहा हूँ, मेरे टाइम पर एक भी बच्चा इस क्षेत्र में SCC और BEd किया हुआ हो, वो नौकरी से वंचित नहीं रहा। 100% बच्चों को मैंने SCC और BEd लगा दिया। मैं जब शिक्षा मंत्री बना था, तब मैंने भैरव सिंह जी कहा, ये जो बच्ची विधवा हो गई है, इस बच्ची का भविष्य क्या है? ये बच्ची आखिर किसके भरोसे जिंदगी रहेगी? इसकी जिंदगी का क्या होगा? ये कहाँ किस से मांगेगी? मैं चाहता क्या है? मैं चाहता ये 10वीं पढ़ी हुई बच्ची है, जितनी भी विधवा बच्चियां हैं, उन सबको मास्टरनी बना के लगा दो और कहो कि 2 साल बाद ट्रेनिंग में जाना और ट्रेनिंग करना, तो एक बार मास्टर की नौकरी में लग जाए। आप में से किसी ने नहीं कहा था कि विधवा को मास्टरनी बनाओ, पर मैंने
उसको विधवा को भी मास्टरनी बना करके लगाया। क्योंकि जब तक शिक्षा का एक स्तर नहीं सुधरेगा, शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक किसी प्रकार से नहीं होगा। आज हालात क्या है? आज हालात यह है कि राजस्थान में ऐसे एक तो नहीं हजारों स्कूल हैं जहां एक अध्यापक चला रहा है। हजारों स्कूल ऐसे हैं, सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2 मास्टर पढ़ाते हैं। 2 में से एक छुट्टी चला जाए तो कोई पढ़ाने वाला नहीं। कई स्कूल बंद रहते हैं, अध्यापक के बिना बंद रहते हैं। और यहाँ आपका कुशलगढ़ का भी जो 12वीं का स्कूल होगा उसमें व्याख्याता अंग्रेजी का होगा तो सामाजिक का नहीं होगा, सामाजिक का होगा फिजिक्स का नहीं होगा, फिजिक्स का होगा तो वो कॉमर्स का टीचर नहीं होगा, नहीं कहीं अध्यापक नहीं है। और बिना अध्यापक के जो बच्चा 10वीं और 12वीं की परीक्षा देता है उसका परसेंटेज कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। उस बच्चे का परसेंटेज बिगड़ जाएगा। और अब तो हर नौकरी में परसेंटेज देख करके नौकरी बच्चों को अपने आप मिलती है। अब तुम्हारा बच्चा जो नीचे रह गया वो बच्चा जिंदगी भर तक तुम्हें और मुझे गाली देंगे कि आगे मेरा पाप क्या था, मास्टर तुमने नहीं लगाया, जिसने मुझे नहीं पढ़ाया, उसके कारण से मेरा परसेंटेज कम बन गए और बच्चा नौकरी से रह गया। और आज 1,14,000 मास्टरों के पद खाली। कितने? 1,14,000 मास्टरों के पद राजस्थान के स्कूलों में खाली है। और हमारे यहाँ 6 लाख बच्चे एसटीसी और बीएड किए हुए दर की ठोकरें खा रहे, दर की ठोकरें खा रहे। हमारे पास पद खाली पड़े, बच्चा रो रहा है नौकरी को, है ना। बच्चा आज पढ़ने वाला बच्चा मास्टर के बिना दुखी है और मास्टर नौकरी के बिना दुखी है। और कितनी परीक्षा मास्टर की देते हो? पहले तो एसटीसी बीएड में जाने की परीक्षा दो, फिर उसके बाद एसटीसी बीएड करो, उसके बाद टेट करो। उस टेट में भी परसेंटेज अगर आपके इतने से 50 से कम आ गए तो आप आउट। यार एक आईएएस बनता साला एक परीक्षा में पास होता था, आईएएस बन जाता है। मेरे साले मास्टर की नौकरी के लिए 5 परीक्षा देनी पड़ती है। ये क्या तमाशा है? ये क्या नियम है? और इसके कारण से बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है। सितंबर के महीने में टेट की परीक्षा होगी राजस्थान में, मास्टर की भर्ती सितंबर में। यहाँ कई बच्चे बैठे होंगे जो टेट की परीक्षा सितंबर 2012 में देकर बैठे, आज जैसे रिजल्ट आउट नहीं। और जब रिजल्ट आउट नहीं हुआ तो बच्चा मास्टर लगेगा का? मास्टर लग ही नहीं सकता। और इसके कारण से धोखाबाजी हो रही है। हम भर्ती कर रहे हैं, हम भर्ती कर रहे हैं। अरे कहाँ कर रहे हो? तुमने 4 साल गुजरे, 4.5 साल गुजर गए। मैंने विधानसभा में अभी इस साल एक प्रश्न पूछा था कि तुमने बजट में कितने सरकारी कर्मचारियों को भर्ती करने की तुमने स्वीकृति बजट में निकाली? मेरी सूची बनकर का 4,500,000, 4,500,000, चाहे वो पटवारी हो, चाहे एएनएम हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो मास्टर हो, उन सब की सूची बनकर के आई। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी उसमें थे, यहाँ से कई कांस्टेबल उसमें थे। 4,50,000 और भर्ती कितनी हुई? मैंने ये भी पूछा कि तुमने 4.5 साल में भर्ती कितने बच्चों को किया? तो 54,000 बच्चे भर्ती हुए। 54,000 वैकेंसी, 4 लाख बच्चे भर्ती हुए, 54,000। और वो 54,000 भी कौन से? आपको सुन के ताज्जुब होगा। हर साल जो ये सेवानिवृत्त होते ना, जिनकी उम्र 60 साल की हो जाती है, उनको विदाई होती है नौकरी से 60 साल। उसका एवरेज कितना है राजस्थान का? 10 और 11,000 राज्य कर्मचारी हर साल सेवानिवृत्त होते हैं। इन 5 सालों में कितना सेवानिवृत्त हो गए होंगे? पूरे के पूरे 50,000। 50,000 सेवानिवृत्त हुए, 54,000 नौकरी लगे। इसका मतलब नौकरी तो 4,000 ही लगेगा। 4,000 बच्चे की नौकरी लगे, इन बच्चों को काम कहाँ मिलेगा? और जिस दिन बीएड और एसटीसी में एडमिशन होता है ना, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी 2 बीघा जमीन को गिरवे रखकर 40,000 रुपये में लाता है और बच्चे की 22,000 रुपया बीएड की फीस भरता है और बाकी उसकी रोटी खाने की व्यवस्था करता है और बच्चे को बीएड कराता है। ये सोचता है ये मास्टर बनेगा, और मास्टर बनेगा तो मैं 2 साल में कर्जा उतार दूंगा। आज उसका बाप उस गिरवे रखी हुई जमीन को लेकर के रो रहा है। बच्चे को शाम को कहता है, हे भाया तू गरीब नौकरी लागेगा रे, अपना खेत कर छूटेगा रे, आप कब कमाएंगे? और ये बच्चा तो जब घर जाता है ना तो बच्चा सोचता है कि क्या जवाब दूं मेरे बाप को, जिसने एक मेरी छोटी सी खेती को गिरवे रखकर मुझे पढ़ा करके मास्टर बनाने का ख्वाब देखा, मैं मास्टर नहीं बना। ऐसे कई बच्चे हैं जो ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान देते हैं, या माँ बाप सब जो है ना कर्जे में डूब के बर्बाद हो जाते हैं।
एक कौन सी क्या सरकार है, कैसी व्यवस्था चल रही है, इन सब बातों के बारे में। और आपको आश्चर्य होगा, ये राजस्थान सरकार का जो मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहा ना कि ये करूंगा, अपने भी जब मौत नजदीक आ जाती ना और अंतिम घड़ी जब आ जाती ना तो राम 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 करते हैं, सब पुराने पाप याद आ जाते हैं, इसको भी खत्म करना, इसको भी खत्म करना, तो इतना ही खत्म करना। अब सब जरा ये तुझे दूंगा फ्री, ये तुझे दूंगा फ्री, ये तुझे, वो भगवान को जैसे कोई प्यारा होने वाला हो ना और उसका अंतर ज्ञान पैदा हो जाता है। ये 4.5 साल बाद करने की क्या जरूरत थी है? अगर ये 4 साल पहले कर देता तो कम से कम अब तक परिणाम तो दिख जाता। अब कहता 10 लाख मकान बना के दूंगा, 10 लाख मकान, क्योंकि तुम्हारे छप्पर नहीं है, तुमको बारिश में और धूप में बर्दाश्त तकलीफ होती है। तेरे को 60 साल के बाद अब पता लगा क्या कि मैं भगवान के भरोसे चुन रहा हूँ? 60 साल में से 59 साल तेरे और तेरे पूर्वजों ने राज किया और उसके बाद मेरी छत नहीं है, इसका ध्यान तेरे को अब आया। और अब आया तो मैं कहता हूँ अटो गहलोत तेरे को 50,000 मैं देता हूँ, वो अपना मकान बना के मुझे बता दो, उसमें रह के बता। न तो मकान देना है न पैसे देना, केवल आपको एक दिखाया जमजमा। ये जो बच्चा रोता है ना छोटा, तो उसको वो झुंझुना बजाते ना, जो बच्चा देखता है झुंझुना बज रहा है, वैसे ही राजस्थान के जगह को मकान का झुंझुना बजा रहा है। मकान में रहोगे, मकान के बच्चा रहेगा 50,000 मकान। अरे जिसके पास अगर लाख रुपया जेब में था ना तो पहले झोपड़ा बना देता, पक्का नहीं बनाता तो सारा केलू का तो बना देता, उसके बाद पहले से ही नहीं है और तू अब ये 50,000 रुपये देकर क्या मूर्ख बना रहा तू उसको? 10 लाख मकान बना करके तू दूंगा, कहता मैं दवाई खरीदूंगा। बहुत अच्छी बात है, तू दवाई खरीदे, गरीब आदमी को सहारा मिलेगा, पर मेरा डॉक्टर तो भेज रहे जो मेरी पर्ची पे दवाई लिखे रहे यार, सबसे अधिक दवाई लिखने वाला डॉक्टर नहीं, दवाई कहां से मिलेगी? और गांव में डॉक्टर नहीं होने के कारण से वो 20 किलोमीटर तक अपने काम छोड़ करके, अपनी दांगी छोड़ करके यहाँ गुजरगढ़ में आता होगा कि डॉक्टर को दिखा दूं। और डॉक्टर जब दवाई लिखता है ना तो 3 दिन की दवाई लिखता है, 3 दिन की, और 3 दिन बाद वापस जब आओ ना तो 20 रुपया तो गाड़ी का किराया खाओ, 200 रुपया की मजदूरी खाओ और 12 रुपये की दवाई ले जाकर माथे में घोड़ू, क्या करूं? ऐसी योजना तेरी, तो योजना में मूर्ख बनाने का धंधा क्यों करता है? जो हकीकत है वो कहे ना, जो तेरे पास तकलीफ है उसको बता। और यही काम अगर 4 साल पहले करता तो आज तक तो राजस्थान में वास्तव में लगता तू कुछ करना चाहता है, तू कुछ करना वरना नहीं चाहता, केवल तू जनता को धोखा दे करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इस प्रकार का आज की तारीख में राजस्थान कितने कर्जे में है? आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान आज की तारीख में 1,31,000 करोड़ कर्जे में है। आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हो, जो कल बच्चा पैदा होगा ना वो भी 16,000 रुपये में कर्जे में पैदा होगा। ये है राजस्थान की दशा। आप में से कई लोग पढ़े लिखे मुझे बैठे, आज आपने अखबार में पढ़ा होगा मैंने हमारा विकास दर क्या है। हम हिंदुस्तान में विकास दर में पहले 12वें पायदान पे थे, इससे पिछले साल, अब की बार हम 16वें स्थान पे पहुंच गए। 16वें स्थान नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज चौहान है, भारतीय जनता पार्टी का। देश के नंबर 1 पर शिवराज सिंह चौहान विकास को लेकर जा सकता है। रमन सिंह 10 साल में अपने छत्तीसगढ़ को विकास का मॉडल बना सकता है, और आपके बाजू में नरेंद्र मोदी 15 साल में गुजरात को केवल हिंदुस्तान में नहीं दुनिया का सर्वोच्च राज्य बनाकर खड़ा कर सकता है। इस काम में फर्क है। कांग्रेस को काम करना आता नहीं या वो करना चाहती नहीं। एक बार केवल देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बना, आप समझो, और समझ में आए तो दो, नहीं अपने आगे बढ़े तो जो बनना है, टूए डूबना है तो तू नाम दोनों सब एक साथ डूबेगा। नहीं समझ में आता तो भेज क्या, अगर हमारे भाग्य में यही देखा। 59 साल तक कांग्रेस ने राज किया, 59 साल, केवल 6 साल देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आपने देखा है कि लाल किले पर अटल बिहारी वाजपेयी खड़ा होता है, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता। ये नहीं कहता है कि गुजरात में मेरी सरकार है कि नहीं, ये नहीं कहता है कि आसाम में किसकी सरकार है, ये नहीं पूछता है उड़ीसा में सरकार किसकी है। एक ही घोषणा करता है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को जनगणना के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ने का पैसा दिल्ली के खजाने से भेज दूंगा, दिल्ली के खजाने से। ये जो कुशलगढ़ में टूंकर पर और गांव में जो काली सड़कें चढ़ी ना, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। बिना मांगे अगर आपको करोड़ों अरबों रुपया दिया ना, एक पंचायत समिति में 200, 300, 400 करोड़ रुपए की सड़कें
बिना मांगे अगर कोई दे सकता है उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस के लोगों को मैं दावत देता हूं, तुमने 59 साल तक राज किया, मेरे इस कुशलगढ़ में तुम्हारी दिल्ली की सरकार से कोई ऐसी स्कीम बता दो जिस स्कीम में हर आदमी को लाभ होता है, उस स्कीम का नाम मिला दो तो मैं समझ में आ सकता है। नाम नहीं मिला, कुछ काम नहीं बता। आपने देखा होगा आए दिन हम पर कभी चीन आक्रमण करता है, कभी पाकिस्तान कारगिल पे चढ़ जाता है, कभी हमारे पर बांग्लादेश के कारण से घुसपैठिया घुसता है, कभी चारों तरफ से सीमाओं से गिर गया। अटल बिहारी जब पहली बार देश का प्रधानमंत्री बना, रहा कितने साल? 6 साल ही रहा ना। 6 साल में प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उसने कहा नहीं, मेरा देश ताकतवर देश, शक्तिशाली, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। और आपने देखा कि पोखरण के रण में 1, 2, 3, 4, 5 जब धमाका परमाणु बम के मारे ना, तो सारी दिल्ली और अमेरिका की हैकड़ी ठिकाने आ गई कि एक ताकतवर देश फिर खड़ा हो गया। हमने एक ताकतवर मुल्क खड़ा किया, हमने देश को एक स्वाभिमानी देश बनाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कांग्रेस का, आप तुलना करो ना, आप दोनों को तराजू में रखो। और मैं कांग्रेस को भी दावत देता हूं, मान लिया तुझे दावत देता हूं, आ जाए मंच पर। मेरे पास पंचायत राज है ना, और पंचायत राज पर 13% बजट का पैसा पंचायत राज में खर्च होता है। इस ट्राइबल एरिया में, ये जो हमारा शेड्यूल एरिया है जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर और हमारा प्रतापगढ़ है, ये शेड्यूल एरिया में जितना बजट है 12.8 अर्थात 13% हमारे बजट का खर्चा कहाँ होना चाहिए? इस आदिवासी एरिया में होना चाहिए। कितना खर्चा आपके पास ही आता है? हमने 40,000 का बजट पेश किया, इसका मतलब 5,200 करोड़ रुपया तुम्हारे पास ही आता है। क्या खर्च हुआ है? राजस्थान की राज्यपाल ने दिल्ली की भरी मीटिंग में राजस्थान के बारे में अपनी बात कहते हुए कहा, इस ट्राइबल एरिया का जितना पैसा मिलना चाहिए ना, इसका पूरे साल में 30% भी खर्चा नहीं होता है। 70% पैसा हमारा टैक्स हो जाता है। पैसा हमारे पास है, लेकिन हमारा ट्राइबल मंत्री होने के बाद भी हमारे क्षेत्र में खर्चा नहीं करता, केवल हमको मूर्ख बनाने का काम। ऐसी ऐसी योजना चलाता है जिन योजनाओं को कोई हाथ नहीं निकलता। ये जितने भी आपने आवासीय विद्यालय खोल रखे हैं, इनमें कौन बच्चा जाता है? उस आदिवासी का टैलेंट बच्चा जाता है जो 80%, 90% का बच्चा नंबर लेके आता है ना, वही आवासीय विद्यालय में जाता है। पर आवासीय विद्यालय में मास्टर नहीं होने के कारण से आपने देखा होगा उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आपने सुनकर ताज्जुब होगा, उन आवासीय विद्यालयों का रिजल्ट 18% से लेकर 33% का रिजल्ट है राजस्थान की इस ट्राइबल एरिया में। जिस बच्चे को हम टैलेंट बच्चे को सुपुर्द करते हैं, उसको क्यों 18 और 27% के रिजल्ट में पास करते हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो हमारे बच्चों? और आप लोगों से मैं आज पूछना, ये कुशलगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आप एक बात बताओ, ये भारत सिंह शेखावत ने, जब आपने देखा होगा इस ट्राइबल एरिया के अंदर सरकारी नौकरी में आरक्षण कितना है? आपका ट्राइब का केवल 12.8, लेकिन इस क्षेत्र में भारत सिंह शेखावत ने कानून को बदला और कानून को बदलकर 45% नौकरियां में इस आदिवासी के बच्चे को लगाया। इसीलिए ये इतने हजारों बच्चे आज मास्टर हैं, आज पटवारी है, आज एएनएम है। कोई छोटा मोटा काम नहीं किया। स्केल नंबर 1 से 6 तक भरत सिंह जी ने किया और वसुंधरा जी ने आकर के स्केल नंबर 1 से 9 अर्थात आपका 33,000 तक की जो नौकरियां इस शेड्यूल एरिया में जितनी खाली होती है उसका 45% बच्चा आपका भर्ती होता है। भरत सिंह जी ने 3% आपको आरक्षण दिया था मेडिकल कॉलेज में। आज की तारीख में इस एरिया के 36 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। पहली बार अगर 36 बच्चे डॉक्टर बनकर निकलेंगे ना, इस कानून के कारण से निकलेंगे। मैं आप भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं, जो आपको इतना दिल खोल करके आपको सब प्रकार की सुविधाएं देता है, इस प्रकार से आपका हित का ध्यान रखता है, उसके बारे में फैसला कौन करेगा? आप ही को करना होगा। ये निर्णय कौन करेगा? और कांग्रेस ने जिस तरह से इस भ्रष्टाचार को फैलाया सारे देश में, आज आप में से कई लोग शिकायत करते हैं, हम जाते हैं पटवारी साहब पैसे लेते हैं, हम जाते हैं थानेदार साहब पैसे लेते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर साहब पैसे लेते हैं, हम तहसील में जाते हैं तो पैसा लगता है, रजिस्ट्री में जाते हैं तो पैसा लगता है। हाँ, ये लगेगा, क्योंकि जिसका बाप ऊपर चोर बैठता है ना, उसकी औलाद सब चोर पैदा होती है। इसमें पटवारी का दोष नहीं। अगर तुम्हें भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो, तुम्हारे मन में इच्छा है, तो इस डकैत को खत्म करो।
जो चोर की माँ ऊपर दिल्ली और जयपुर में बैठकर हिंदुस्तान के गरीब का खजाना जिस बेरहमी से लूट रहा है, उसे जब तक तुम नहीं मारोगे तब तक ये पटवारी का भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। बड़ा दुर्भाग्य जिसको हम तनख्वाह देकर पालते हैं, जिसको हमने बिठाया। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार पहले होता था तो 5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़, अब तो साढ़े लाखों करोड़ में पहुंच गए। संख्या भी नहीं लिख सकते हम। कभी रोबोट टॉप का घोटाला हुआ था, आपको मुझे याद है, और उसके नाम से राजीव गांधी का विदाई समारोह हुआ था 65 करोड़ में। 65 करोड़ में राजीव गांधी का विदाई समारोह कर दिया देश की जनता ने। और अभी ये राजा ने ये जो अपने टेलीफोन चलते हैं ना, इसका जो समझौता किया उसमें 1,76,000 करोड़ रुपए का गबन किया। कितना? 1,76,000। यहाँ जितने बच्चे बैठे ना पढ़े लिखे और हम सब साथ, मेरी गारंटी है कोई भी एक कारण से 1,76,000 करोड़ का फिगर सही लिख दे तो मैं मान लूंगा कि आपका फिगर सही है। किसको कहते हैं 1,76,000 करोड़? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। 8 विद्या लगती तब करोड़ बनता है, फिर 7 विद्या लगती तब लाख बनता है। 1,76,000 लिखो ना तो ये सारी आंगियां खत्म हो जाती जो मास्टर ने मैंने पढ़ाई। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 खरब, 10 खरब, 20, 10 कलर, 10। आप रखूं कहा उंगली बता? आंकड़े क्या है यार? मुल्क के मालिक से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़कर देर से निवेदन कर, इन राजनेताओं का जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, आपने देखा होगा कोई कोयला खा रहा है 1,76,000, कोई टेलीफोन के तार खा रहा है 1,76,000, कोई कोयला खा रहा है, कोई सीमेंट खा रहा है, कोई यूरिया खा रहा है। क्या है? क्या ये देश क्या है? लूटेरों का देश है। ये राजनेताओं का जिस प्रकार का चरित्र गिरा है ना, इस चरित्र का फैसला कौन करेगा? और अब तो दुर्भाग्य ये है, एक भमरी ने सब भमरों को बता दिया। एक घटना ने सारे के माथे में कलंक ला। ऐसा लगता है कि राजनेता जेल में पड़ा है एक भमरी के चक्कर में। ये केवल एक को तकलीफ नहीं है, सारे राजनेताओं के बारे में जिस प्रकार का विचार बना ना, वो हमको लगता है कि क्या। अब ये कहते हैं हम बिजली आएगा, बिजली कहाँ है? तेरी बिजली बता। तू कहता है मैं सब पैसा बिजली में लगा, बिजली में लगा हूं। मैंने विधानसभा में एक प्रश्न पूछा, आश्चर्य में जवाब आया। मैंने कहा आपकी सरकार आने के बाद अशोक गहलोत जी, आपके वित्त मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मेरी सवाल का जवाब दो कि आपने इन 4.5 साल में 1 यूनिट बिजली तुमने अपनी पैदा की हो? तुमने, तुम्हारी सरकार में आने के बाद एक यूनिट बिजली पैदा की? जवाब आया एक यूनिट बिजली भी कांग्रेस ने पैदा नहीं की। ये जितने कारखाने हमने लगाए थे ना 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में, उससे बिजली का प्रोडक्शन हुआ है, उससे। बाकी इस सरकार ने तो बिजली का 1 यूनिट पैदा नहीं किया। आप कहते हैं हम बिजली में आत्मनिर्भर। काय का आत्मनिर्भर? किसका आत्मनिर्भर है? ना बिजली का शहर में करंट कम आता है, बिजली के बिल में करंट ज्यादा आता नहीं आता। शहर में करंट नहीं आता आजकल, बिजली के बिल में करंट आता है। और जब वो बिजली वाला अपने घर में बिजली का बिल डाल जाता है ना, तो अपन सबसे पहले ऊंचा नीचा करके क्या देखते हैं? आंकड़ा क्या? नीचे आंकड़ा। भले मोहनलाल का सोलर के घर डाल जाए ना तो मोहनलाल का नाम बाद में पड़ेगा, पहले सारा बिजली का नीचे का आंकड़ा पड़ेगा। जैसा बना करके रखी। और किसान भाइयों, आप और मैं इस देश में इतने साल से 65 वर्ष से खेती करके अपना खर्रा चला करते हैं, लेकिन अपने अपनी मेहनत का दाम नहीं। जिस सरकार में आपको किसान को अपनी मेहनत का दाम नहीं मिलता है, अरे उस सरकार को यार क्या सजा देनी चाहिए? ये सवाल आपसे पूछता हूं मैं। जो खेत में जो काम में लेते हैं, बीज महंगा, खाद महंगा, पेस्टिसाइड महंगा, बिजली महंगी, पानी महंगा, और उसके बाद जो मैं फसल पैदा करता हूं ना, वो फसल जाकर के मंडी में नीलाम होकर के रह जाती है। अरे हिंदुस्तान के कोई तो समझदार लोगों मुझे बताओ, कोई ऐसा आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ है जो कोई ऐसा धंधा करता है जो बिना मुनाफे के धंधा करता है? अरे चाय बनाने वाला खाली पे अपने खूंचे में जो चाय बनाता है ना, उसका भी पैसा कौन सा तय करता है? जिसमें उसको 2 पैसे का फायदा। अगर कोई पॉलिश कर रहा होगा ना तो भी मुनाफे का पॉलिश होता है। अगर बटन लगाता है ना, कपड़े सीता है तो मुनाफे का धंधा करता है। जो अगरबत्ती बनाता है, मोमबत्ती बनाता है, कोई चीज ऐसा हिंदुस्तान में बता दो
जो कोई दूसरा बनाता है और बिना मुनाफा का। लेकिन मेरा हिंदुस्तान का ये 100 में से 60 और 65% आदमी जो अपना खाना काला करके अपने खेत में मरता है, वो जो अपनी फसल पैदा करता है, उसका कोई मुनाफा इस देश में 65 साल में नहीं जोड़ता है और जाकर के मंडी में 1, 2, 3 में नीलाम होकर के बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं इन सब सवालों का जवाब। जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दोगे, इस समस्या का हल नहीं होगा। कांग्रेस तो अपना काम करने के लिए चाहे जो चीजें लेकर के आएगी, और आजकल तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को वो ज्यादा ही जोश चढ़ा हुआ, ज्यादा ही जोश। चंद्रबाबू ने भी आकर कहा कि हमारे लोग नहीं आ रहे, इसलिए हम घबरा गए, इसलिए हम कुछ तो भी बोल रहे हैं। मैं चंद्रबाबू को कह रहा हूँ, चंद्रबाबू जी ने कितनी पार्टियों में रहकर के स्वाद चखा, एक बात नाम तो बता दे पार्टियों का। तो किसी पार्टी में जाके आ गया जिसका एक धर्म नहीं हो, एक पार्टी नहीं हो, वो हमको शिक्षा दे रहा। अगर तेरी आंख हो तो इस वसुंधरा राजे की यात्रा जो हमने कुंभलगढ़ से और चारभुजा से शुरू करके आज तक आए हैं, मेरा हिसाब है तुम्हारी पूरी जागी और कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होकर आ जाए ना सोनिया गांधी, तभी इतने लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकती। ये इकट्ठा होते हैं तो केवल लारे से नहीं। हमने कोई नरेगा के मजदूर नहीं लाए वहां, हमने कोई वहाँ आंगनबाड़ी की माता बहनों को इकट्ठा नहीं किया है। हमने जनता जनार्दन है ना, अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने स्वयं के विवेक से जिस प्रकार से उमड़ करके अब आप 12 से बैठे, अब अभी मेरी घड़ी 5 बजा रही है। 5 घंटे तक हिंदुस्तान का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके इंतजार में हजारों लाखों लोग यहाँ बैठे हैं। अगर आप इतने लोग आज इस कार्यक्रम में वसुंधरा जी के स्वागत के लिए, उनके इस आगमन के लिए आपकी भारी संख्या में आप बैठे हो, मेरा हिसाब से तो मैंने भी कई राजनीतिक पार्टियों की आम सभा की, लेकिन 2-2.5 घंटे में हमारी सारी की सारी शक्ति समाप्त हो जाती। और ऐसा लगता है कि अब इस 2-2.5 घंटे के बाद इस चर्चा को रोकना हमारे लिए संभव नहीं।